हेलो एवरीवन। आज क्लास +2 में मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैं चैप्टर 5 मनी वाला चैप्टर ले रही हूँ, जिसके अंदर मैं 3 टॉपिक ठीक से डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। पहला है बार्टर सिस्टम और इसकी प्रॉब्लम क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ मनी क्या था, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेपर में बहुत इम्पोर्टेंटली आता है दैट इज़ फंक्शंस ऑफ द मनी, जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो वो पॉइंट इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगी। चलिए, सब इस चैप्टर को समझने से पहले समझते बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या था। बार्टर सिस्टम क्या था, जिसके अंदर गुड्स आर एक्सचेंज विद द गुड्स थी। ये बहुत पुराना सिस्टम था जब मनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, जिसके अंदर वेयर देयर आर डायरेक्ट बार्टर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड द बार्टर इकोनॉमी। और इस इकोनॉमी को हमने सीसी इकोनॉमी के नाम से भी जाना है। और वेयर सी स्टैंड फॉर व्हाट, द कमोडिटी, और सीसी स्टैंड फॉर कमोडिटी, फॉर द कमोडिटी एक्सचेंज। और फॉर एग्जांपल है, जैसे फार्मर है, उसके पास एक व्हीट है और उसको क्लोज चाहिए, तो दैट मीन्स वो तभी इसको रिटर्न किसी के साथ वेवर करेगा, किसी के साथ एक्सचेंज करेगा, जब उसको उसके अकॉर्डिंगली चीज़ जो है वो मिल जाएगी। और ये सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहलाया। और इसको यहाँ पे जो मेन एग्जिस्ट करता था सिस्टम, दैट वाज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ द म्यूचुअल वांट्स ऑफ द बायर एंड सेलर। दोनों की आपस में एक्सचेंज अगर हेल्प हो जाती थी तब तो ठीक है, नहीं तो वो एक्सचेंज किसी दूसरी पार्टी के साथ कर रहा था। तो इस तरह से ये सिस्टम को हमने क्या बोला, दैट इज द बार्टर सिस्टम, एंड दैट इज नोन एज द सीसी इकोनॉमी। और ये मेनली किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट के ऊपर। ये इसकी मेन फीचर भी कह सकते हैं हम बार्टर सिस्टम की, और या फिर एक लिमिटेशन के तौर पे भी इसीलिए ये एग्जिस्ट करी। आगे जाके हम डिस्कस करते हैं, और इसी के कारण मनी जो है वो एग्जिस्टेंस में भी आई। चलिए, अब डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम। लिमिटेशंस में सबसे पहले आप देख रहे हैं लैक ऑफ द डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। ये सबसे पहली आपकी लिमिटेशन आती है, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम आती थी। दैट मीन्स ये वो सिस्टम था विच कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर्स गुड्स। दोनों आपस में एक्सचेंज करने के लिए रेडी होते थे, तब तो बार्टर सिस्टम, दैट मीन्स उनमें एक्सचेंज हो पाता था, अदरवाइज नहीं। For example, A can exchange goods with B only, and when A has goods what B want and B has what A wants, यानी कि दोनों की आपस में अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, दोनों में एक्सचेंज हो पाता है, तब तो डबल कोइंसिडेंस हो पाता था, अदरवाइज नहीं। दोनों की रिक्वायरमेंट का फुलफिल होना आपस में बहुत ज़रूरी था, और सच डबल कोइंसिडेंस उस टाइम पे बहुत रेयर था। तो इसीलिए नए नए पर्सन्स को सर्च लगाना पड़ता था, जिसके कारण आगे प्रॉब्लम आती थी। लॉट्स ऑफ टाइम एट दैट टाइम वाज वेस्टेड, टाइम एंड एनर्जी दोनों वेस्ट होती थी कि दोनों की वांट्स आपस में सेटिस्फाई कर पाए। देन नेक्स्ट आता है लैक ऑफ द कॉमन मेजर ऑफ द वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स उनका कॉमन यूनिट ऑफ मनी जो मेजरमेंट है वो नहीं था। आज की डेट में तो मनी आपके पास है, पर वहाँ उस टाइम पे नहीं थी। उनकी आपस में गुड्स और वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज का एक रेशो तैयार किया जा रहा था, जिसके कारण एक को कई बार नुकसान होता था, दूसरा कई बार फायदे में भी रहता था। जैसे फॉर एग्जांपल है, इफ ए हैज व्हीट एंड बी हैज राइस, इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड हाउ मच, कि कितनी व्हीट जो है वो नीडेड टू बी एक्सचेंज विद 1 बैग ऑफ राइस। मतलब यही डिसाइड नहीं हो पाता था कि 1 किलोग्राम व्हीट है तो उसके कितना राइस उससे लिया जाए। तो ये प्रॉब्लम थी, वहाँ पे कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं था। और ये जो एक्सचेंज रेशो तैयार करी जाती थी, दैट वाज रेंडमली, जिसमें एक पार्टी को जनरली सफ़र करना पड़ता था, दैट मीन्स उसको नुकसान होता था। नाउ द नेक्स्ट हमारे पास आता है lack of the standard of the deferred payment. Lack of the standard of deferred payments mean future payment. It was not possible with the barter system. That means a contract involving the future payment or credit transaction cannot take place with ease because of the following reason. Credit transaction, that was not possible. Borrower may not be able to arrange the goods of the same quantity at the time of the repayment. Suppose आज की डेट में उसने वीट उधार लिया है, उस टाइम पे वीट और राइस बहुत चला करते थे एक्सचेंज के तौर पे, मतलब आपस में अगर चेंज उन्होंने करना है, वीट लिया है तो आफ्टर 1 ईयर ही वांट टू रिटर्न इट, तो दैट मीन सेम क्वांटिटी में वो नहीं रिटर्न कर पाता था। ये फिर कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते थे। दैट मीन स्पेसिफिक कमोडिटीज टू बी यूज्ड फॉर
द रीपेमेंट। और इसी तरह से कमोडिटी टू बी रीपेड मे बी लॉस और गेन इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ द रीपेमेंट। रीपेमेंट के टाइम पे उसकी मे बी डिप्रिशिएट हो सकती थी या क्वांटिटी जो भी है वो ख़राब हो जाती थी सम टाइम, तो इसलिए उसको सेम क्वांटिटी और सेम क्वालिटी और सेम क्वांटिटी के अंदर रिटर्न करना सम टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट, एंड सो इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक द डेफर्ड पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। बट आज की डेट में अगर आप लोन लेते हैं बैंक से कैश के थ्रू या फिर चेक के थ्रू लेते हैं, इमीडिएटली यू कैन आफ्टर 5 ईयर आफ्टर 6 ईयर यू कैन रिटर्न द मनी विद इंटरेस्ट ऑल्सो। उस टाइम पे इस चीज़ की मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल था। नाउ द लैक ऑफ द स्टोर ऑफ द वैल्यू, यहाँ पे डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू स्टोर ऑफ फॉर द फ्यूचर यूज़, यानी कि स्टोरेज स्टोर करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो भी वो मोस्ट ऑफ द गुड जो भी वो यूज़ करते थे वो पेरिशेबल नेचर की होती थी, या फिर दैट डू नॉट पोजेस एनी ड्यूरेबिलिटी, लंबे टाइम के लिए उसको यूज़ नहीं किया जा सकता था। उनकी क्वालिटी क्या थी, डिटेरियोरेट हो जाती थी विद द टाइम एंड टाइम के अकॉर्डिंगली, जिसके कारण वहाँ पे प्रॉब्लम था। और वैसे भी स्टोरेज ऑफ गुड्स था वो रिक्वायर होता था, उस टाइम पे टाइम चाहिए होता है, एफर्ट चाहिए होता था, और वेयर हाउस भी बहुत बड़ा चाहिए होता था उसको स्टोर करने के लिए। So as a result goods cannot be used to make to store the earning for the long period। इसे लंबे टाइम तक उसको स्टोर करना और उसे अर्न करना इट वाज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम। और वैसे भी बाटर सिस्टम में इतनी सारी डिफिकल्टीज थी कि इनको लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना इट वाज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ द मनी। इवैल्यूएशन ऑफ मनी डिफरेंट स्टेजेस के अंदर आई है, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बाटर सिस्टम अगर स्टेज 1 में देखेंगे तो गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स, जो मैंने अभी बाटर सिस्टम आपके साथ डिस्कस किया, उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स वो यहाँ पे सारी आप लिख सकते हैं। जैसे उस टाइम पे अगर हम मेरिट्स की बात करें, एक्सचेंज ऑफ द गुड्स, वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज क्या थी, वहाँ पे कॉन्स्टेंट थी। यहाँ पे मनी और मार्केट प्राइस जो है वो इन्वॉल्व ही नहीं होता था, इसलिए मार्केट क्या रहती थी, कांस्टेंट रहती थी। और यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्या था, इम्यून दैट इज अनसर्टनिटीज ऑफ द मार्केट, यानी कि उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता था। अब डीमेरिट्स की बात करते हैं। डीमेरिट्स के अंदर अगर बाटर सिस्टम देखें तो दैट एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज मस्ट को एग्जिस्ट, जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मैंने आपको क्या बोला था, तो जिसके अंदर वो एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी था। अगर तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एग्जिस्ट करता था तब तो एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता था, अदरवाइज नहीं। तो एक्सचेंज देयरफॉर ट्रेड रिमेन अनलिमिटेड था ओनली टू द नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ। और यहाँ पे ज़्यादातर जो ट्रेडिंग होती थी वो सिर्फ उनके खाने रूटीन नेचर के लिए होती थी, उनको कोई ऐसे नहीं है कि मार्केट से कुछ अर्न करना है, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड ये बहुत अर्ली टाइम का ये समझ लीजिए टाइम था जिसके अंदर हमने ये बाटर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, उस टाइम लोगों के पास था ये। अब उसके बाद जब ये बाटर सिस्टम की डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा आने लग गई, जब ये अभी मैंने कुछ डिस्कस भी करी है आप लोगों के साथ, तो उसके बाद इन्होंने मेटालिक करेंसी को मतलब एग्जिस्टेंस में आई सेकंड स्टेज के अंदर। मेटालिक करेंसी कैसे बनी होती थी, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स या फिर अलॉय मेटल्स थे उस टाइम पे जो चला करते थे। इसने थोड़ा सा हेल्प किया कि मनी में इम्प्रूवमेंट लेकर आए। दैट मीन्स इन्होंने एक्ट ऑफ सेल और परचेज जो था वो एक्सपेंशन दैट लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ द एक्सचेंज, जिसके कारण आपका एक्सचेंज जो था एक्सपेंशन हो गया और साथ ही में मार्केट भी एक्सपैंड करी। और इससे उसके बाद मार्केट का जो ग्रोथ हुआ दैट मीन्स साइन क्यू नॉन, दैट मीन्स उसको ग्रोथ बोला गया है। इस मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल विदाउट द एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट। और मार्केट की एक्सटेंशन के साथ साथ ये इस तरह से दैट मीन्स इस करेंसी के कारण हमारी मार्केट जो थी वो आगे आगे एक्सटेंड करी। अब जरा डीमेरिट्स की बात करते हैं। मेटालिक मनी के कारण आर फाउंड टू बी वेरी डिफिकल्ट टू मेकिंग द लार्ज ट्रांजैक्शन। हाँ डेफिनेटली इसने कुछ प्रॉब्लम मनी की दूर करी हैं, बट बाटर सिस्टम की दूर करी हैं, बट लंबे टाइम पर और लार्ज ट्रांजैक्शंस को करना यहाँ पे इट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इनका गोल्ड सिल्वर और अलॉय मिल जो मेटल जो हम यूज़ करते थे उनका जो क्वांटिटी होता था दैट मीन्स क्वांटिटी भी, और आप ये भी मान लीजिए उनका जो वेट था वो दैट वाज वेरी लार्ज। दैट मीन्स वेट मेजरमेंट काफ़ी बिग था, जिसके कारण उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस।
देन उसके बाद इट वाज द हार्ड टू स्प्लिट द मेटालिक मनी इनटू द स्मॉलर डिनोमिनेशन, उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, हार्ड टू कोप विद द सिमिलर ट्रांजैक्शन। इस तरह से वहाँ पे फिर मार्केटिंग में और आपस में एक्सचेंज करने के टाइम पे कहीं ना कहीं दिक्कत आया करती थी, क्योंकि इतनी भारी क्वांटिटी के अंदर जो मनी को लेके जाना एक जगह से दूसरी जगह पे, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। नाउ उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेज के अंदर आती है पेपर मनी। पेपर मनी दैट मीन्स यहाँ पे मोर इलास्टिक इसने कर दिया, दैट मीन्स आप एक्सचेंज कर सकते थे इस करेंसी को। आज की डेट में भी ये करेंसी एग्जिस्ट करती है, नोट्स कॉइन्स, आपने देखा है नोट्स के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं। और यहाँ पे जो मतलब एक इसको एक जगह पे दूसरी जगह पे लेके जाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और इलास्टिक सप्लाई ऑफ मनी लेड टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट, और साथ में इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट के अंदर इसका एक्सपेंशन भी हुआ, और साथ में ये प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इसने बहुत हेल्प करी है और आज की डेट में भी हेल्प कर रही है। इसी तरह से जो इसकी डिसएडवांटेजेस है, दैट मीन यहाँ पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का जो प्रॉब्लम है वो हमारी कंट्री के अंदर दैट मीन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करना शुरू हो गया, जिसके कारण जो स्टेबिलिटी है ग्रोथ प्रोसेस में बहुत कम हो गई है। अब उसके बाद स्टेज 4 के अंदर आती है प्लास्टिक मनी। जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड आप देखते हैं उसी को बोलते हैं, इसको डिजिटल करेंसी भी बोला जाता है। दैट मीन यहाँ पे इसकी मेरिट की बात करें, इसकी कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग पेपर करेंसी सब्सटेंशियली क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। और साथ में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, और साथ में ये भी है वो प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को, लेंडिंग द एक्सपेंशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इससे बैंकिंग सिस्टम भी बहुत उनका एक्सपेंशन हुआ है, साथ में हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं। और बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई है, यहाँ पे साइबर क्राइम शुरू हो गए हैं। यानी कि आपके अकाउंट के अंदर से पैसा अगर आप गलत मतलब कोई लिंक करते हैं, क्लिक करते हैं, तो इमिडिएटली आपके अकाउंट में से पैसा निकल भी जाता है, तो आपको पता भी नहीं चलता वो किस अकाउंट के अंदर गया। तो इससे से साइबर क्राइम जो है वो यहाँ पे बढ़ गए हैं। तो इस तरह से दीज आर द 4 स्टेजेस जिसके अंदर मनी का इवैल्यूएशन हुआ। चलिए फंक्शंस ऑफ मनी की बात करते हैं। मनी के फंक्शंस से पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मनी क्या है। दैट मीन्स मनी वो है जिसके अंदर हम जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दीज आर द यू कैन से द फंक्शंस। ये आगे जाके अभी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ। दैट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और अ मीन्स फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। दीज आर द 4 फंक्शंस ऑफ द मनी। इन फंक्शंस को कंबाइन करिए, यू विल गेट द डेफिनेशन ऑफ द मनी। एक और डेफिनेशन है, द टर्म मनी इज यूज टू कवर ऑल सच थिंग्स और द कॉइन्स, करेंसी, नोट्स, checks which are used to conduct the business transaction and settlement of the business claim, जिसके कारण आगे जाके सेटलमेंट होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन हैंडल कर सकते हैं और साथ में सेटलमेंट ऑफ बिजनेस क्लेम्स की हेल्प कर सकते हैं। बट द फर्स्ट वाला जो डेफिनेशन है ये वाली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको लर्न करना होगा। चलिए अब फंक्शंस की बात करें। ये आपके सामने एक चार्ट शो कर रही हूँ फंक्शंस ऑफ द मनी में, जिसमें सबसे पहले आता है प्राइमरी और दूसरा आता है सेकेंडरी। प्राइमरी आगे 2 तरह के फंक्शंस में फंक्शंस हैं इसके, जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड देन मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन जो है वो आगे 3 पार्ट में डिवाइडेड है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। चलिए एक एक करके इन सभी फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी फंक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का, विच परफॉर्म द फंक्शंस इन एवरी कंट्री। ये हर कंट्री के अंदर ये अप्लाई होता है, जिसके अंदर आपका सबसे पहला फंक्शन आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स यूज टू मेक द पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें सभी तरह की गुड्स और सर्विसेज को खरीदने और बेचने में हेल्प मिलती है, और साथ में दैट इज अ मीडियम जिसके अंदर सेल और परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी पॉसिबल। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि हर फंक्शन का सिग्निफिकेंस है, उसको आपको ध्यान से नोटिस करना होगा। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, जिसमें इस फंक्शन ने रिमूव करा है मेजर डिफिकल्टीज ऑफ द बार्टर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे पहला फंक्शन है जिसने एक्सचेंज को एसोसिएट किया, और इसी के साथ इनकन्वीनियंस जो आती थी बार्टर सिस्टम की वो भी रिमूव करी है। और इसने हमें परचेज और सेल को बहुत कन्वीनियंटली कर दिया, दैट मीन इंडिपेंडेंटली है, अब हम जैसे मर्जी सेल और परचेज कर सकते हैं। ये फंक्शन ऐसा है जो ट्रेड में भी हेल्प करता है और साथ में ट्रांजैक्शन ऑफ द इकोनॉमी को कंडक्ट करने में भी हेल्प करता है। मनी हैज़ नो पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ये बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, बट
it commands power to purchase those things which have utility to satisfy the human wants. मनी ऐसे तो वो कहते हैं कि मनी की कोई पावर नहीं है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे, बट ये इनकी परचेज और सेल में और उनको खरीदने में हेल्प करती है, और साथ ही में उनकी यूटिलिटी जो ह्यूमन वांट्स की होती है उसको सेटिस्फाई करने में भी इसकी हेल्प होती है. चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है मेजर ऑफ द वैल्यू और द यूनिट ऑफ वैल्यू. मनी ने मेजर ऑफ वैल्यू को, दैट मीन्स मनी वर्क एज ए कॉमन डिनोमिनेशन इन विच द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड, जिसके अंदर ये कॉमन यूनिट के तौर पे अब हमारे सामने है. हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को अगर एक्सप्रेस करना है तो वो वी कैन डू इट. सपोज एक एसी की वैल्यू अगर हमने लगानी है तो हम कह सकते हैं कि दिस द वैल्यू ऑफ द एसी 60,000 रुपीज़. ये जो 60,000 रुपीज़ अभी मैंने बोले तो दैट इज नोन एज द वैल्यू मेजर ऑफ द वैल्यू और द यूनिट ऑफ वैल्यू, and it is regarded as a unit of account. That means for instance the purpose rupee is the unit of account in India, and pound is the England, and then so on. हर country का अपना यूनिट ऑफ अकाउंट है जिसके अंदर वो गुड्स और सर्विसेज को एक्सप्रेस करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग भी हमें चलना होता है. चलिए अब इसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं. सिग्निफिकेंस के अंदर अगर देखेंगे, इसने रिड्यूस किया है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू एक्सप्रेस द सिंगल यूनिट, और जिसके कारण हमारा एक्सचेंज रेशियो जो है वो बहुत बढ़िया हो गया है. अब हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज को इन द टर्म्स ऑफ प्राइजेस, और ये फंक्शन फैसिलिटेट करता है मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स. हम ये इसी फंक्शन के कारण हम अपने बिजनेस अकाउंट्स को मेंटेन कर पाते हैं, अदरवाइज इट वाज वेरी डिफिकल्ट. इसी मनी ने हेल्प किया है कैलकुलेटिंग द रिलेटिव प्राइजेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. हम मनी के थ्रू बहुत सारे अच्छे प्राइजेस को गुड्स और सर्विसेज को मनी में मेजर कर सकते हैं. कॉमन, उसके बाद आता है कॉमन यूनिट ऑफ द वैल्यू, जिसके अंदर हमारा जो नेशनल इनकम जो है और रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं वो इसी के अंदर मेजर किए जाते हैं, और उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे कंट्री का नेशनल इनकम कितना है और पर यूनिट जो है वो इसका कितना चल रहा है. तो इस तरह से ये मनी के आपके प्राइमरी फंक्शंस हैं, जिसमें दो तरह के फंक्शन अभी हमने डिस्कस करे. अब हम आते हैं सेकेंडरी फंक्शन की तरफ. ये सेकेंडरी फंक्शन जो है इसको हम डिराइव फंक्शन भी बोलते हैं, विच आर डिराइव फ्रॉम द प्राइमरी फंक्शन, एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज द डेरिवेटिव फंक्शन. ये सेकेंडरी इसीलिए इनको नाम दिया गया है. जिसके अंदर हमारे सामने आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स जो है वो मनी एक्ट एज ए स्टैंडर्ड फॉर द पेमेंट एंड विच कैन बी मेड इन द फ्यूचर. जिनको हम फ्यूचर में पेमेंट कर पाते हैं तो उनको हम स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट बोलते हैं. तो ये इट इज़ पॉसिबल थ्रू द मनी. हम सपोज लोन लेते हैं फ्रॉम द बैंक, और बैंक से लोन लेने के बाद हम 5 सालों के बाद उसको विद इंटरेस्ट और जैसे भी रेगुलर वे से उसका इंटरेस्ट जो है इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हम दे सकते हैं. दैट कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मनी ओनली. और एवरी डे मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो होती हैं जो पेमेंट्स आर नॉट मेड इमीडिएटली, हम उसको बाद में देते हैं. तो ये सिर्फ मनी के कारण पॉसिबल हो पाई हैं. चलिए नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस. इसका सिग्निफिकेंस अगर आप देख रहे हैं तो मनी एक्ट एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जिसके सिंप्लीफाई किया बोरिंग एंड देन लैंडिंग को, और अवेलेबल क्वालिटेबिलिटी of the credit through the financial market has led to the multiple increase in the consumption, जिसके कारण हमारा consumption जो है वो बढ़ गया है. This is due to the standard of deferred payment, and this is the function, one of the function of the money. और इससे क्या है, एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जो है वो बढ़ गए हैं, और साथ ही में अकॉर्डिंगली मल्टीपल राइज हुआ है प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर, और इसके कारण फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्रिएशन हुआ है, हमारा कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ गया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ गई है. नाउ द नेक्स्ट इज हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू आता है. स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है मनी कैन बी एक्सप्रेस इन द ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम द प्रेजेंट टू द फ्यूचर. यानी कि हम अब अपनी मनी को स्टोर करके रख सकते हैं. हम दैट मीन्स जैसे हम सपोज बैंक में इसको डाल सकते हैं, विद इंटरेस्ट हमें वो पैसा जो है वो मिल सकता है वापस, जिसके कारण हमारा काफ़ी काम जो है वो कन्वीनियंट हो गया है. चलिए अब इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं. सिग्निफिकेंस अगर हम देखेंगे, हमारा पहला पॉइंट आता है जिसके अंदर
इट प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू द इंडिविजुअल इन द टू मीट द कंटीजेंसी। अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको मीट करने में ये फंक्शन ऑफ मनी जो है वो हमें हेल्प करता है। और कोई अनप्रडिक्टेबल एमरजेंसीज है टू पे द फ्यूचर डेट्स दैट कैन बी पॉसिबल। इस तरह से बार्टर सिस्टम के अंदर ये बहुत डिफिकल्ट था कि स्टोर ऑफ वैल्यू दैट वाज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वहाँ गुड्स जो होती थी वो पेरिशेबल नेचर की होती थी और हाई कॉस्ट ऑफ स्टोरेज होती थी। बट मनी ने इसको रिमूव कर दिया है। अब मनी क्या है, इजीली पोर्टेबल है, हम लेके जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और इजीली है और इजी है, इकोनॉमिकल है टू स्टोर द मनी। और इट्स स्टोरेज जो है डज नॉट रिक्वायर मच स्पेस। इसकी स्टोरेज के कारण हमें ज़्यादा मतलब वेयर हाउस नहीं बनाना पड़ता है, इसको आराम से हम स्टोर भी कर सकते हैं। ये एक जनरली एक्सेप्टेबिलिटी है, दैट मीन्स को एक्सेप्ट किया जाता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और साथ ही में saving in terms of money are much secure than in terms of goods. ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ये बहुत कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ कन्वीनियंट मोड ऑफ मनी जो है वो बहुत सर्व एज ए कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू, जिसके अंदर हम लोग ट्रांसफ़र कन्वीनियंटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इट कैन बी ट्रांसफ़र टू एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ईजिली वहाँ पे भेज सकते हैं मनी को, और जिसकी सिग्निफिकेंस आती है कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फंड जो है वो ईजिली ट्रांसफ़र हो सकते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अदर, और बॉर्डर एरियाज़ भी इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं बनती है। और इनकरेज किया है ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का, और ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है। और इसी के साथ इन्होंने फैसिलिटेट करा है, इस फंक्शन के कारण हमें डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत मिल रही है, और जिससे लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ को काफ़ी ग्रोथ मिल रहा है। और इसी तरह से ये इन्हांस कर रही है मोबिलिटी ऑफ द कैपिटल अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री, और कैपिटल जो है वो मूवमेंट होनी शुरू हो गई है, पैसा एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होना शुरू हो गया। और साथ में बैलेंस रीजनल ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से आ रही है, एक कंट्री दूसरी कंट्री को हेल्प कर रहा है अभी आज की डेट के अंदर। सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आई हैव डिस्कस्ड हेयर। सो अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, मेरे को भी मोटिवेशन होती है कि मैं वीडियोस बना पा रही हूँ, और अच्छे लगे तो शेयर भी करिए। थैंक यू।